ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जरा सोचिए, सामने दर्शन शास्त्र की किताबों का मतलब फिलॉसफी की किताबों का एक पहाड़ है और यूजीसी नेट जैसी बड़ी परीक्षा सर पर है। देखकर ही घबराहट होती है ना? लगता है कि इतने सारे वाद, इतने सारे थिंकर्स, कहाँ से शुरू करूं? और ये सवाल बहुत जायज है। अक्सर फिलॉसफी एक उलझे हुए धागे की तरह लगती है। हाँ, चारवाक कुछ कह रहे हैं, कांट कुछ और अंबेडकर की बात तो बिल्कुल ही अलग लगती है। ऐसा लगता है कि कोई एक कहानी है ही नहीं। इसीलिए आज हमारे हाथ में एक कमाल की चीज है। अच्छा। दर्शन शास्त्र का एक यूजीसी नेट मॉक परीक्षा पत्र। लेकिन हम इसे एक क्वेश्चन बैंक की तरह नहीं देखेंगे। तो फिर कैसे? इसे एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये समझने के लिए कि ये सारे विचार, ये सारे दार्शनिक असल में कुछ बुनियादी सवालों के ही तो जवाब दे रहे थे। जैसे कि हम भरोसेमंद ज्ञान कैसे हासिल करें और एक अच्छा, एक सार्थक जीवन कैसे जिए। हाँ, और नक्शा शब्द एकदम सही है। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट जरूरी है, बल्कि ये भी दिखाएगा कि एक विचार से दूसरे विचार तक पहुंचने का रास्ता क्या है। बिल्कुल, ये हमें विचारों के बीच के कनेक्शन दिखाएगा। सही। तो आज का हमारा मिशन सवाल जवाब करना नहीं, बल्कि इस नक्शे के जरिए फिलॉसफी के जंगल में रास्ता खोजना है। एक तरह का स्ट्रेटेजिक रिवीजन। हाँ, जो रटने पर नहीं, समझने पर जोर देगा। बिल्कुल। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। हम क्या जान सकते हैं और कैसे? यहीं से भारतीय दर्शन की कहानी शुरू होती है। हाँ, इस पेपर का पहला ही हिस्सा क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी पर है और एक सवाल सीधे सीधे चारवाक दर्शन पर आता है। क्या सवाल है? कि चारवाक ज्ञान के किस स्रोत यानी प्रमाण को मानते हैं? और जवाब है प्रत्यक्ष। मुझे ये हमेशा से बहुत बोल्ड लगता है तो मतलब वो कहते हैं कि सिर्फ वो ही सच है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, बाकी सब बकवास। ये उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था, लगभग आज के वैज्ञानिक नास्तिक जैसा। अच्छा। जब बाकी सारे दर्शन वेदों, ईश्वर, आत्मा और अनुमान पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे थे, चारवाक ने आके कहा, एक मिनट, अगर इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो क्या सबूत है कि ये है भी? शो मी द एविडेंस। बिल्कुल, ये भारतीय परंपरा का शो मी द एविडेंस वाला स्कूल था। एकदम। लेकिन फिर एक और विचार आता है जो उतना ही दिलचस्प है, सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद। पेपर में इसका जिक्र है। सत्कार्यवाद ये कहता है कि कार्य यानी इफेक्ट अपने कारण यानी कॉज में पहले से ही मौजूद होता है। हाँ, क्लासिक उदाहरण है कि दही दूध में पहले से ही छिपा हुआ है। राइट। बिल्कुल, बस सही माहौल मिलने पर वो प्रकट हो जाता है। और ये विचार सिर्फ कोई पुरानी दार्शनिक बात नहीं है। नहीं, ये तो विज्ञान के सबसे बुनियादी नियमों में से एक की तरह है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे वाह। ऊर्जा न बनती है न नष्ट होती है, बस रूप बदलती है। सांख्य हजारों साल पहले यही कह रहे थे कि ब्रह्मांड में कुछ भी नया नहीं बनता, सब कुछ पहले से मौजूद कारण का ही एक रूपांतरण है। वाओ, ये कनेक्शन तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये इसे एकदम ताजा बना देता है ना? हाँ? अच्छा, पर एक सवाल है, जब हम कोई गलती करते हैं, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना या पेपर में जो उदाहरण है सीप को चांदी समझ लेना, तो उस ज्ञान का क्या? न्याय दर्शन इसे अन्य का ख्याति कहता है। इसका क्या मतलब है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ख्याति का मतलब है ज्ञान, और अलग अलग दर्शन बताते हैं कि गलती कैसे होती है। न्याय का सिद्धांत बहुत दिलचस्प है। कैसे? वो कहते हैं कि जब आप सीप को चांदी समझते हैं तो आपका ज्ञान पूरी तरह गलत नहीं है। अच्छा, चांदी का ज्ञान आपके मन में है क्योंकि आपने असली चांदी देखी है, और ये का ज्ञान आपकी आंखों के सामने है, यानी सीप। आप बस गलती से एक चीज के गुण दूसरी पर डाल देते हैं। तो ज्ञान के दो टुकड़े सही हैं, बस उनका जुड़ाव गलत है। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि दो असली चीजों का एक गलत कनेक्शन है। ये तो काफी सोफिस्टिकेटेड सोच है। बिल्कुल, और यहीं पर इन दर्शनों की खूबसूरती दिखती है। ज्ञान क्या है, ब्रह्मांड कैसे काम करता है और हम गलतियां क्यों करते हैं, ये सिर्फ अकादमिक शब्द नहीं है, ये दुनिया को समझने के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो भारत में यह बहस चल रही थी कि ज्ञान का असली स्रोत क्या है, हमारी इंद्रियां, हमारा तर्क या प्राचीन ग्रंथ।
और दिलचस्प बात यह है कि ठीक इसी समय के आसपास यूरोप में भी दार्शनिक इसी सवाल से जूझ रहे थे, लेकिन उनके जवाबों ने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। हाँ, और इस यूरोपीय कहानी का हीरो है रेने देकार्त, जिनका जिक्र पेपर में है। उनका मशहूर कथन है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। I think therefore I am। हाँ, ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे की सोच ने सब कुछ बदल दिया। इससे आधुनिक दर्शन का शुरुआती बिंदु क्यों माना जाता है? ऐसा क्या खास था इसमें? सोचिए, देकार्त हर चीज पर शक कर रहे थे। क्या पता जो मैं देख रही हूं वो एक सपना हो, क्या पता कोई दुष्ट आत्मा मुझे धोखा दे रही हो। हर चीज पर शक। वो अपनी इंद्रियों पर, दुनिया पर, हर चीज पर शक कर सकते थे। लेकिन एक चीज थी जिस पर वो शक नहीं कर सकते थे, कि वो शक कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और शक करना एक तरह की सोच है। तो अगर सोच का अस्तित्व है तो किसी सोचने वाले का अस्तित्व भी होना ही चाहिए। अच्छा। ये वो एक मजबूत खूंटा था जिस पर देकार्त ने बाकी सारे ज्ञान को टांग दिया। ये अनुभव पर नहीं, शुद्ध तर्क पर आधारित था। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है जॉन लॉक की, जो देकार्त से बिल्कुल उल्टी बात कह रहे थे। अनुभववादी। पेपर में उनके प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज पर सवाल है। मुझे ये हमेशा से थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है। इसे एक बहुत ही मजेदार उदाहरण से समझते हैं। कुछ साल पहले इंटरनेट पर एक ड्रेस की फोटो वायरल हुई थी। हाँ, वो नीली, काली या सफेद सुनहरी वाली। वही। उस पर कितनी बहस हुई थी? बहुत ज्यादा। जॉन लॉक शायद कहते हैं कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। उनके हिसाब से वस्तु के प्राथमिक गुण वो होते हैं जो उसमें असल में होते हैं, चाहे हम उन्हें देखें या ना देखें, जैसे ड्रेस का आकार, उसका वजन। ठीक है। लेकिन द्वितीय गुण, जैसे उसका रंग, वो वस्तु में नहीं होते बल्कि हमारे मन में पैदा होते हैं। हमारे मन में? हाँ, जब प्रकाश हमारी आंखों से टकराता है तो रंग हमारे अनुभव का हिस्सा है, वस्तु का नहीं। ये एक बहुत बड़ा विचार था। दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखती है। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। तो एक तरफ देकार्त है जो कहते हैं कि असली ज्ञान तर्क से आता है, और दूसरी तरफ लॉक है जो कहते हैं कि सब कुछ अनुभव से आता है। तो फिर इस बहस का क्या हुआ? इस बहस को सुलझाने के लिए आए इमैनुएल कांट, जिन्हें पेपर में कोपरनिकन क्रांति लाने वाला कहा गया है। हाँ, कोपरनिकन क्रांति। हाँ, और ये नाम बिल्कुल सही है। कांट ने कहा कि आप दोनों, मतलब बुद्धिवादी और अनुभववादी, आधे अधूरे सही हो। उन्होंने कमाल की एनालॉजी दी। सोचिए, हमारा दिमाग एक कंप्यूटर का हार्डवेयर है। ठीक है। और अनुभव यानी एक्सपीरियंस हमें बाहर से कच्चा डेटा देता है, जैसे कीबोर्ड से टाइप किया हुआ टेक्स्ट। लेकिन वो डेटा अपने आप में अर्थहीन है जब तक कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस उसे प्रोसेस न करे। कांट ने कहा कि हमारे दिमाग में भी जन्म से कुछ इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, कुछ कैटेगरीज होती हैं। जैसे समय, स्थान, कारण, कार्य। हम दुनिया को सीधे सीधे नहीं देखते, हम उसे इन मानसिक चश्मों से देखकर ही समझते हैं। ज्ञान, अनुभव और तर्क दोनों के मिलने से बनता है। तो हमारा मन दुनिया की एक खाली स्लेट नहीं है, बल्कि वो ज्ञान को सक्रिय रूप से बनाता है। ये सच में एक क्रांति थी। बिल्कुल। अच्छा, हमने ज्ञान की बात की, लेकिन फिलॉसफी का एक और बड़ा सवाल है, सही और गलत क्या है? नीति शास्त्र यानी एथिक्स। हाँ, और यहाँ भी भारतीय और पाश्चात्य परंपराओं में बड़े दिलचस्प अंतर दिखते हैं। पेपर में भारतीय नीति शास्त्र के 2 शब्दों का जिक्र है, श्रेयस और प्रेयस। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये। हाँ, प्रेयस वो है जो तुरंत अच्छा लगे, जो मजेदार हो, जैसे देर रात तक मूवी देखना। और श्रेयस वो है जो लंबे समय में हमारे लिए अच्छा हो, जो कल्याणकारी हो, जैसे सुबह जल्दी उठकर पढ़ना। ये भेद भारतीय नैतिकता के केंद्र में है। जीवन एक संघर्ष है, प्रिया मार्ग यानी जो रास्ता सुखद है, और श्रेय मार्ग जो रास्ता सही है, इन दोनों के बीच। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम देखते हैं कि पश्चिम में नैतिकता को कैसे देखा गया। बिल्कुल। जैसे कि कांट, जो फिर से आते हैं, उनका कर्तव्य शास्त्र यानी डियोंटोलॉजी। वो कहते हैं कि कोई काम सही है या गलत, ये उसके नतीजे पर निर्भर नहीं करता। तो फिर किस पर करता है? उसके पीछे की नीयत पर। उनका जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का आइडिया है, वो कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं चाहूंगी कि दुनिया में हर कोई हर हाल में यही काम करे? सही। मतलब झूठ बोलना इसलिए गलत नहीं है कि इससे किसी को दुख होगा, क्योंकि ये तो नतीजा है, बल्कि इसलिए गलत है कि अगर हर कोई झूठ बोलने लगे तो सच का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा और इंसानी समाज चल ही नहीं पाएगा। ये एक बहुत ही
कठोर सिद्धांत आधारित नैतिकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी तो है, उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म, जिसका जिक्र पेपर में है। जो बिल्कुल उल्टी बात कहता है। हाँ, ये कहता है कि नतीजे ही सब कुछ है। वो काम नैतिक है जिससे ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख मिले। बिल्कुल। तो अगर एक झूठ बोलने से 5 लोगों की जान बचती है, तो उपयोगितावादी कहेगा कि झूठ बोलना नैतिक रूप से सही है। जबकि कांट शायद कहेंगे नहीं, झूठ बोलना अपने आप में गलत है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। यही तो बहस है। ये 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं। और पेपर में बौद्ध धर्म के ब्रह्मविहार का भी जिक्र है। करुणा, मैत्री, वो एक तीसरी राह दिखाते हैं। अच्छा, वो कैसे? वो नियमों या नतीजों से ज्यादा मन की अवस्था और दूसरों के प्रति भावना पर जोर देते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि कैसे ज्ञान और नैतिकता पर अलग-अलग विचार विकसित हुए, लेकिन एक वक्त आया, खासकर भारत में, जब इन पुराने विचारों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां। हाँ, और यहीं से समकालीन भारतीय विचारकों की भूमिका शुरू होती है। और ये हमारे मॉक पेपर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये दिखाता है कि दर्शन सिर्फ पुरानी किताबों में बंद नहीं है, ये जिंदा है। यहाँ कई बड़े नाम हैं, पर हम 2-3 के बीच की दिलचस्प बहस पर ध्यान दे सकते हैं। जरूर। जैसे कि स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दोनों ही भारतीय समाज को बदलना चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते बहुत अलग थे। बहुत ही अलग। विवेकानंद ने व्यावहारिक वेदांत का विचार दिया। प्रैक्टिकल वेदांता। उन्होंने कहा कि अद्वैत वेदांत का ये महान विचार कि हर आत्मा ब्रह्म है, ये सिर्फ गुफाओं में ध्यान करने के लिए नहीं है। अगर हर इंसान में ईश्वर है, तो भूखे, गरीब और पीड़ित इंसान की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने दर्शन को एक यूनिफाइंग फोर्स के रूप में देखा। बिल्कुल, एक आध्यात्मिक शक्ति जो भारत को जगा सकती है। लेकिन अंबेडकर का अनुभव बिल्कुल अलग था। उन्होंने देखा कि यही धार्मिक दर्शन हजारों सालों से जाति आधारित भेदभाव को सही ठहराने के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। उनके लिए समस्या आध्यात्मिक नहीं थी, वो सामाजिक और राजनीतिक थी। बिल्कुल। इसीलिए अंबेडकर ने उस पूरी संरचना को ही चुनौती दी। उन्होंने तर्क, समानता और न्याय पर आधारित एक नए रास्ते की तलाश की, और उन्हें वो बौद्ध धर्म में मिला। नव्यान बौद्ध धर्म। हाँ, उनका बौद्ध धर्म को अपनाना सिर्फ एक धार्मिक परिवर्तन नहीं था, ये एक दार्शनिक विद्रोह था। ये कहना था कि हमें एक ऐसी नैतिकता चाहिए जो जन्म पर नहीं, कर्म और करुणा पर आधारित हो। तो एक तरह से विवेकानंद समाज की आत्मा को बदलना चाहते थे और अंबेडकर समाज के ढांचे को। ये कहने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और इन दोनों के बीच कहीं हम गांधी को रख सकते हैं, जिनके सर्वोदय का विचार पेपर में है। सबका उदय। हाँ, गांधी ने भी धर्म से प्रेरणा ली, लेकिन उन्होंने उसे सत्य और अहिंसा जैसे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों में बदल दिया और उसे राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए एक हथियार बनाया। और इन तीनों विचारकों में एक बात कॉमन है। क्या? उन्होंने दर्शन को आइवरी टावर से निकालकर जमीन पर उतारा। बिल्कुल सही। ये कनेक्शन देखना वाकई में ज्ञानवर्धक है। और ये हमें सीधे हमारे आखिरी हिस्से पर ले जाता है, सामाजिक और राजनीतिक दर्शन। एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए? सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए? ये सवाल उतने ही पुराने हैं जितनी की फिलॉसफी खुद। पेपर में एक तरफ कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जिक्र है, हाँ, जिसमें राज्य के 7 अंगों का सप्तांग सिद्धांत है, राजा, मंत्री, खजाना, सेना वगैरह। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉप डाउन नजरिया लगता है। मतलब एक मजबूत राज्य कैसे बनाया और चलाया जाए, सारा ध्यान इस पर है। बिल्कुल, ये राज्य की स्थिरता और शक्ति पर केंद्रित है। लेकिन कुछ हजार साल बाद यूरोप में हॉब्स, लॉक और रूसो ने इस सवाल को बिल्कुल पलट दिया। कैसे? उन्होंने पूछा, राज्य है किसके लिए? और उनका जवाब था, लोगों के लिए। ये सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विचार था। ये तो एक क्रांति थी। हाँ, राज्य कोई दैवीय चीज नहीं, बल्कि हम सब लोगों के बीच का एक अग्रीमेंट है, ताकि हम अराजकता से बच सके और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। और आज हम जो बातें करते हैं, जैसे पेपर में सकारात्मक कार्रवाई या नारीवाद का पितृसत्ता का सिद्धांत है, क्या वो इसी सामाजिक अनुबंध वाली बहस का अगला अध्याय है? इससे एक जरूरी सवाल उठता है, और जवाब है हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये आधुनिक अवधारणाएं असल में ये पूछ रही हैं कि क्या वो सामाजिक अनुबंध सबके लिए निष्पक्ष था? क्या महिलाओं को या हाशिए पर पड़े समूहों को उस अनुबंध में बराबर की हिस्सेदारी मिली? चार्ल्स टेलर की मान्यता की राजनीति इसी बात पर जोर देती है कि सिर्फ कानूनी अधिकार देना काफी नहीं है, लोगों की पहचान और गरिमा को सामाजिक मान्यता देना भी न्याय का एक जरूरी हिस्सा है। तो ये पूरी बहस कौटिल्य के राज्य से लेकर आज के अधिकारों की लड़ाई तक
असल में न्याय, शक्ति और एक अच्छे समाज की खोज की एक ही लंबी कहानी है। बिल्कुल, सवाल वही रहते हैं, बस संदर्भ और जवाब बदलते जाते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने इस मॉक पेपर के जरिए एक लंबी यात्रा की है, ज्ञान की खोज से लेकर एक न्यायपूर्ण समाज की तलाश तक। हमने देखा कि कैसे भारतीय और पाश्चात्य दार्शनिक एक ही जैसे सवालों से जूझ रहे थे, भले ही उनके जवाब अलग थे। और हमने ये भी देखा कि ये विचार अलग थलग नहीं है। डेकार्त लॉक को जवाब दे रहे थे, कांट उन दोनों को जवाब दे रहे थे, और अंबेडकर प्राचीन धार्मिक संरचनाओं को जवाब दे रहे थे। बिल्कुल, ये एक महान संवाद है जो हजारों सालों से चल रहा है। तो जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना सबसे जरूरी है, ये मॉक पेपर सिर्फ तथ्यों की लिस्ट नहीं है, ये उस महान संवाद का एक स्नैपशॉट है। सही। इन कॉन्सेप्ट्स को और उनके बीच के तनाव और कनेक्शन को समझना ही इस विषय में महारत हासिल करने की कुंजी है। सही कहा। सिर्फ नाम और तारीखें रटने से बात नहीं बनेगी। ये समझना होगा कि हर वाद एक बड़ी पहेली का एक टुकड़ा है और वे सब मिलकर इंसानियत की कहानी बताते हैं। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं जो इन्हीं स्रोतों से उभरा है। हमने देखा कि विवेकानंद से लेकर अंबेडकर तक आधुनिक विचारकों ने प्राचीन परंपराओं को आज की समस्याओं के लिए फिर से परिभाषित करने की कोशिश की। इससे ये सवाल उठता है, आज के दौर में दर्शन की असली भूमिका क्या है? क्या उसे हमारे प्राचीन ज्ञान और ग्रंथों को संरक्षित करना चाहिए, या फिर उसे आज की जलवायु परिवर्तन, AI और सामाजिक अन्याय जैसी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को मौलिक रूप से बदलना चाहिए? Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please like, share, and subscribe. Your support encourages me to create more content. Thank you.